हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों विज्ञान कक्षा 10वीं का पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं और वादा करता हूं कि आपके पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा। 100% की गारंटी है कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं प्यारे दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया कहलाती है जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा होता है मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो और मिलते हैं और एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, जिसके नए गुण है, नए धर्म है, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ समझना है आपको, ये है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। देखिए ये दोनों क्या हैं आपके दो, एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक और दो, ये दो आपके पदार्थ है, मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इसमें नए गुणधर्म क्या है आपको बता दूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील गैसें हैं, मतलब ये बहुत ही ज्वलनशील है। जबकि आप ही बताइए जल का क्या कार्य है? जल ज्वलनशील को अर्थात आग को बुझाने का काम करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया या रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को भौतिक विधि से भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता। उलट नहीं किया जा सकता। आप भौतिक विधि पढ़े होंगे कक्षा 9 में, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसान, अपकेंद्रीकरण या अपक्रिया। इन सब से क्या है कि हम इसके फिर से हम दोबारा उसी अपक्रिया में नहीं ला सकते, हम तो उसी पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया को भौतिक विधि से हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। रासायनिक अपक्रिया में शामिल कौन कौन से परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें हैं और ये दोनों मिलकर क्या लिक्विड बन जाता है, जल, द्रव। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद क्या है? रंग में परिवर्तन, रंग भी बदल जाता है। रंग में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा आपका है रंग में परिवर्तन। फिर उसके बाद तीसरा चलते हैं तापमान में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और चौथा है गैस का उत्सर्जन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है जब रासायनिक अपक्रिया होती है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, उसका तापमान किसी का कम, अब इसका देखिए ज्वलनशील था और उसके बाद जल का क्या है, एकदम तापमान कम है, टेम्परेचर। गैस का उत्सर्जन, गैस भी उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्रिया में शामिल है। अब हम इसको समझ लेते हैं दैनिक जीवन में इसका उपयोग किस प्रकार होता है। दैनिक जीवन में होने वाली
या होने वाली लिख देते हैं, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं। प्यारे दोस्तों, ये है आपके दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि एक तो भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। प्यारे दोस्तों, भोजन का पाचन एक रासायनिक अपक्रिया है। भोजन आप करते हैं फिर पचता है, इस प्रकार से ये एक प्रकार की कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उसके बाद जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, श्वसन, जो हमारी सांस लेने की क्रिया है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी क्या है, एक श्वसन रासायनिक अपक्रिया है। उसके बाद जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। और जैसे दही का जमना, दही का जमना, जैसे दूध से दही बनता है, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया ही है। तो भोजन का पाचन जो होता है, पचना, सांस लेने की जो क्रियाएं होती हैं, लोहे पर जो जंग लगता है, धीरे धीरे लगता है, दही का जो जमना होता है, ये सब हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको अभिकारक। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिकारक और उत्पाद। तो आपको हम बताते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, आपको उदाहरण के द्वारा बताएंगे। अब हम समझ लेते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है, वो उत्पाद कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल मतलब पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अभिकारक हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, अभिकारक, ठीक। और जो इसका निर्माण हुआ, जल, जल मतलब पानी, ये क्या हुआ, ये उत्पाद हुआ। अब समझ में आ गया होगा, मतलब कि जो हमारी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भाग लिया, ये अभिकारक हो गए, और जो इसका निर्माण इससे होता है, वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम रासायनिक समीकरण को बताते हैं। रासायनिक समीकरण, ठीक। रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जो हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है, उसे हम रासायनिक समीकरणों के द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित किया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में, पदार्थों के प्रतीकों सूत्र का, पदार्थों के प्रतीकों मतलब सूत्र जो उसका होता है, अर्थात जो हम निरूपित करते हैं रासायनिक समीकरण में, हम अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों के प्रतीक लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है और नाइट्रोजन का N होता है, इस प्रकार से हम उसके प्रतीक के द्वारा निरूपित करते हैं। प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी
दर्शाया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मतलब वो ठोस है कि लिक्विड है कि क्या गैस है, इनको सबको क्या किया जाता है, इन्हें भी दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं आपको। मैग्नीशियम रिबन ले लिया। मैग्नीशियम रिबन का वायु अर्थात ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए Mg, ये मैग्नीशियम है, इसको किसके साथ दहन किया, ऑक्सीजन के साथ, O के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारा अभिकारक। क्या है, अभिकारक। ये क्या है, उत्पाद है। अब यहाँ पे हमको ये दर्शाना पड़ेगा, इसको कंकारी समीकरण बोलते हैं, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, संतुलित नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंकारी समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है, इस प्रकार से इसको क्या है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। उसके बाद जैसे कि इसकी भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए कुछ चीज़ें हमको याद रखना है, जैसे यस। यस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड का मतलब है ठोस। ठीक है दोस्तों, ठोस। उसके बाद जैसे कि मान लिया जाए यल है, यल का मतलब लिक्विड। LIQUID, ये आपका क्या है, LIQUID, लिक्विड है। लिक्विड का मतलब है द्रव। ठीक है, उसके बाद जैसे है जी, जी का मतलब गैस। ये सब भौतिक अवस्था है, इसको दर्शाया जाता है। जैसे AQ है, AQ का मतलब एक्वेस, AQUOUS, AQUOUS मतलब इसकी हिंदी होती है जलीय विलयन। अगर जलीय विलयन है तो AQ से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से जैसे कि अगर एटम परमाणु है तो उसको ATOM, एटम मतलब परमाणु। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। दर्शाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अब हम इसको दर्शाने के साथ साथ अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको बताते हैं कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है। जैसे Mg+O, MgO ये संतुलित नहीं है, कंकारी समीकरण है, तो इसको हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे। चलते हैं आगे, आप लोगों को समीकरण करके संतुलित करके बताते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब चलते हैं दोस्तों, आपको सिखाते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, Fe प्लस H2O, ये समीकरण को दर्शाता है। अब क्रिया को, कि क्रिया हो रही है Fe3SO4 प्लस H2। ठीक है, अब हम इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तत्व हो गया, उसके बाद ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है, इसमें हम परमाणु संख्या देखते हैं और कितना क्या है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपका Fe है, कितने तत्व हैं इसमें, Fe है, H है और O है। अब इधर अभिकारक में देखते हैं Fe कितना है, 1 है, और H कितना है, 2 है, और O कितना है, 1 है। ठीक है, अब इधर देखते हैं Fe कितना है, 3 है। तो अब O कितने हैं इसमें, H कितना है, 2 है, और O कितना है इसमें, 4 है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। Fe3O4 केवल है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए इसको ब्रैकेट्स बना लेते हैं दोस्तों। ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं Fe, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ भी ना जोड़ सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। जो करना है हमें बाहर ही करना है। H2O फिर Fe3O4 प्लस H2। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये दोनों अभिकारक उत्पाद के क्या हैं, बराबर होने चाहिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कराएंगे, ये दोनों अभी बराबर हैं। ऑक्सीजन से 4 से कराएंगे, तो यहाँ पे कराते हैं Fe को 3 से कराते हैं, 3
Fe प्लस, अब ये बराबर है तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कराते हैं, लेकिन हमें ये ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो 4 से इसमें हम कराएंगे, 4 H2O, तो ये आपका हो जाएगा Fe3O4 प्लस, अब इसमें कुछ अभी नहीं करना है। अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये आपका क्या हुआ, ये जैसे ही कि 4 दूनी 8, ये कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, अर्थात जो आपका इधर हाइड्रोजन था वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब इसको 8 इधर भी करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, फिर ये एरो, फिर ये आपका Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। आशा करता हूँ ये संतुलित करना आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी जब हम इसको कई प्रकार से लेकर चलेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये पूरी तरह से अभी सही नहीं है, इसमें हमें भौतिक अवस्थाएं दर्शानी होगी, जैसे कि 3Fe ये क्या है, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे हम कोष्टक में यस लिखेंगे, प्लस 4H2O ये क्या है, ये लिक्विड है, तो यहाँ पे यल दर्शाएंगे, एरो बनाएंगे, और ये आपका Fe3O4 ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद 4H2 ये क्या है, ये गैस है, ठीक। इस प्रकार से अब ये आपकी बिल्कुल सही अभिक्रिया, सही समीकरण बन गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो जैसे Mg प्लस O, अब यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे O2 था, Mg प्लस O2, तो MgO, अब इसको संतुलित करना है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से बिना उसके लिखे कर सकते हैं इसको, ऐसे ही ओरल में 2Mg, तो यहाँ पे 2Mg, तो ये 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, Mg की संख्या 2 बढ़ गई थी, तो यहाँ पर भी 2 कर दिया, तो इस प्रकार से हमारा हो गया 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, ठीक। ये एकदम संतुलित हो गया है। अब इसको हम भौतिक अवस्था इसकी दर्शा देते हैं, तो ये आपका सॉलिड है, प्लस O2 ये आपका क्या है, गैस है, और जो आपका ये बना 2MgO ये आपका क्या हुआ, या सॉलिड है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये भी आपको जान लेना है। इसके बाद इस वीडियो, ये पहला पार्ट है आपका पहले चैप्टर का, दूसरे पार्ट में हम चलेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, कितने प्रकार की अपक्रियाएं होती है, तो उस रासायनिक अपक्रिया के प्रकार लेकर आएंगे। तो इसमें अभी आपको और बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये आवश्यक है लिखा है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा दोस्तों, तो वही लागू होगा इसमें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, और ना ही विनाश, और ना ही विनाश। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये बताया गया किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, इसलिए इस निष्कर्ष को हम आपको बता रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थ की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। इसलिए ये कह सकते हैं, इसीलिए संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान का निर्माण ना तो होता है ना तो उसका विनाश होता है, तो इसलिए उसके परमाणु संख्या का होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए निष्कर्ष निकलता है रासायनिक अपक्रियाएं के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा रासायनिक समीकरण के, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार होते हैं। धन्यवाद।